हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि क्या क्या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस होते हैं और हमने ये भी देखा था कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में कौन से फंक्शंस होते हैं, व्हाट इज अ ग्रुप बाय क्लॉज एंड व्हाट आर हैविंग क्लॉज, राइट। So before going ahead, let's solve some of the recall question which are based on your previous learnings. ठीक है? So the question is on your screen. Please pause the video, answer it, and then play the video. I am reminding you every time. Yes. So you are building a search feature for a library database. Users can search for books by their titles. Which SQL operator is most suitable for pattern matching in the book titles? Options are equal to, between, like, and. सो यार ये तो एक काफी नो ब्रेनर क्वेश्चन हो गया यार। जब बात आ गई है कि भाई पैटर्न मैचिंग करनी है तो वाइल्ड कार्ड की यूज तो होगी, और वाइल्ड कार्ड कहाँ यूज होता है? लाइक फंक्शन में। प्रीटी सिंपल, राइट। लेट्स गो अहेड। द क्वेश्चन इज, यू आर डेवलपिंग अ डेटाबेस फॉर अ होटल बुकिंग सिस्टम. You need to check if a room is available for booking between two dates. Which SQL operator can be used to check if a date falls within a range? Again, it's a no-brainer question. क्योंकि अगर हमें किसी भी दो चीजों के बीच में चेक करना है तो हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन। यस, डन। सो चलो यार बात करते हैं। लास्ट कन्वर्सेशन में हमें जॉन क्या बोल के गया था कि यार तुम हमें ये बता दो कि भाई धंधा कितना आ रहा है, कितने कस्टमर्स है जो हमसे खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर जॉन ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है तो जॉन हमें इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, जैसे कि भाई बता दो कि टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इस पॉइंट पे, या फिर हमारी इन प्रोडक्ट्स की टोटल कितनी इन्वेंट्री पड़ी है वेयर हाउस पे, या फिर हमारा जो कोई कस्टमर है तो सबसे हाईएस्ट पेइंग कस्टमर कौन है, सबसे लोएस्ट पेइंग कस्टमर कौन है, हमारे पूरे कैटलॉग का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। तो जब बातें नंबर्स के ऊपर होती हैं, राइट, when people are asking for numbers, then to derive these things there is a process called aggregation. Okay, without aggregation we cannot take out the numbers, right? So what is aggregation? Aggregation is basically a process of summarizing the data using certain conditions. ठीक है, जहां पे हम ये सारी चीजें निकालते हैं। तो ये पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग इट इज बेसिकली these are the rows in a table and they are getting condensed into one single row which is going to tell us about the numbers like count, min, average. We'll discuss that in a minute, right? So let's suppose I have this table here. ठीक है, ये टेबल कौन सी है? ये टेबल वही है जो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। मैंने वो टेबल निकाली, उसको सेव करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें निकालना हो कि यार टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने इस पॉइंट पे तो कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर मैं ये सारे सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है काउंट इज 15। सो आई जस्ट कॉपी इट हियर। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि भाई टोटल कैटेगरीज कितनी है, ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास रोज तो 15 है पर कैटेगरीज तो 15 नहीं है, कैटेगरीज तो रिपीट हो रही है। टोटल कैटेगरीज हमारे पास कितनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स 1, क्लोथिंग, फुटवेयर, एक्सेसरीज, बस 4 ही दिख रही है, राइट। बाकी सारी रिपीट हो रही है। सो आई राइट हियर 4। ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच वी आर सेलिंग। ठीक है, तो मैक्स प्राइस क्या चल रहा है हमारा प्रोडक्ट्स का, तो वो निकालने के लिए एक काम करता हूं मैं इस टेबल पे फिल्टर मार लेता हूं एंड इसको प्राइस से सॉर्ट कर देता हूं डिसेंडिंग में। सो आई विल गेट टू नो कि ठीक है, सबसे महंगा अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो वो है सनग्लासेस जो कि एक्सेसरीज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उसकी प्राइस है 8000 रुपीज। ठीक है, अगर मेरे को मिनिमम निकालना होता तो मिन प्राइस कितनी होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे पड़ी है ये ड्रेस शर्ट क्लोथिंग जो कि 150 रुपीज का है। ठीक है, अगर मेरे को निकालना है कि मेरे पूरे कैटलॉग का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, सो व्हाट इज दैट? मैं ये पूरा प्राइस कॉलम सिलेक्ट करके नीचे देख सकता हूँ, यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ आ रहा है 1769.99 समथिंग। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आई विल पेस्ट इट हियर। ठीक है, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, कूल। और क्या हो सकता है? अगर ये जो स्टॉक है ये अगर लाइव इन्वेंटरी वाला कॉलम होता कि भाई ये अपने आप अपडेट हो रहा है लेट्स से, और दिस इज शोइंग मी
माय करंट इन्वेंट्री इन द वेयरहाउस। सो इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल कितना स्टॉक पड़ा है अगर वो निकालना हो मुझे, सो व्हाट इज दैट, बेसिकली इस पूरे का सम विच इज कमिंग अराउंड 3300। सो आई राइट इट हियर टोटल इन्वेंट्री, assuming that this is giving me the inventory of it। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो हमने अभी अभी बना दिया है यहाँ पे वो क्या है, दिस इज बेसिकली द एग्रीगेशन, दिस इज कॉल्ड द एग्रीगेशन। इस पूरी टेबल का एक समरी आ चुका है हमारे पास एक ही रो में, राइट, जिसमें हम बता पा रहे हैं कि भाई हमारे पास इस पॉइंट पे 15 प्रोडक्ट्स हैं, टोटल हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, जो मैक्सिमम प्राइस है सारे प्रोडक्ट्स की मिला के वो है 8000, मिनिमम हम 150 रुपीज का कुछ बेच रहे हैं, फिर ऑन एन एवरेज हमारा पूरा कैटलॉग अराउंड 1770 का चल रहा है, और जो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है वो है 3300। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने काउंट किया, यहाँ पे भी हमने कैटेगरीज को काउंट किया है, यहाँ पे हमने मैक्स फंक्शन यूज किया होगा, राइट, यहाँ पे हमने मिन यूज किया है, यहाँ पे हमने एवरेज यूज कर लिया है इसको निकालने के लिए, और यहाँ पे हमने सम यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिराइव करने के लिए जो चीजें हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, मैक्स कर रहे हैं, मिन कर रहे हैं, ये जो चीजें है ना, दीज आर फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शंस के बेसिस पे ही हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। सो इफ आई गो अहेड, देयर आर सम फंक्शंस इन एग्रीगेशन फंक्शंस इन एसक्यूएल। सो इफ आई गो अहेड, देयर आर सम फंक्शंस इन एसक्यूएल व्हिच आर यूज्ड फॉर एग्रीगेशन। ठीक है, लाइक काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, जो कि हमने अभी अभी देखा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेम चीज लेट्स ट्राई टू डू इट ऑन एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यही टेबल हमारे पास आ चुकी है, राइट, जो वहां पे भी थी। अब अगर मेरे को वही सेम चीजें डिराइव करनी है, वहां से मैं ये चीज ले आता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे इसको, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। बाय द वे, कमेंट आउट कैसे करते हैं किसी चीज को, ये मैंने बताया क्या आप लोगों को। तो आपको अगर किसी भी चीज को कमेंट करना है विच यू डोंट वांट योर कंपाइलर टू कंपाइल एट एनी कॉस्ट, सो आप उसको सिलेक्ट करो, उस पूरी क्वेरी को या फिर उस पूरे टेक्स्ट या जो भी आप ट्राई कर रहे हो, और अपने कीबोर्ड पे दबाओ कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। सो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश विल बेसिकली कमेंट इट आउट लाइक दिस। ठीक है, वापस दबाओगे तो वो अनकमेंट भी कर देगा, पर ये अनकमेंट तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो, तो अब लेट्स सी हाउ टू गेट ऑल दीज थिंग्स। सो पहले हमें निकालना है टोटल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस। सो हाउ विल आई डू इट, आई विल डू काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी एज टोटल प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया, जैसे हमने पहले भी सीखा है फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। तो मैंने काउंट के अंदर प्रोडक्ट आईडी पास की, बट आई एम ऑल्सो अप्लाइंग डिस्टिंक्ट इन इट। ठीक है, ये मैं डिस्टिंक्ट क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या कर रहा हूं मैं, बट दिस इज हाउ यू बेसिकली काउंट टोटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, काउंट, एंड देन यू आर मेंशनिंग द कॉलम नेम विच यू वांट टू काउंट, and you want to mention distinct because you want to count the unique values from that column and not all the values in that column. ठीक है, so that's why I'm writing count distinct product id as total products। ठीक है, इसमें मैंने इसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है। एक तो हो गया ये, फिर हमें क्या करना है, टोटल कैटेगरीज निकालनी है। तो I'll do count, सिमिलर वे में count distinct category as total कैटेगरीज। ठीक है, डन। अब निकालना है मैक्स प्राइस, सो आई विल यूज अनदर फंक्शन कॉल्ड मैक्स। आई विल राइट प्राइस एज मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, देन आई हैव मिन प्राइस, देन मिन प्राइस एज मिन प्राइस। ठीक है, और हमें निकालना है एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज ऑफ प्राइस एज एवरेज प्राइस। ठीक है, और लास्ट में हमें निकालना है टोटल इन्वेंट्री विच इज बेसिकली सम ऑफ स्टॉक, राइट, जो हमने कॉलम दिया था यहाँ पे, एज टोटल इन्वेंट्री। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, सो एम आई गेटिंग द सेम रिजल्ट हियर। टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास 15 आ गए, टोटल कैटेगरीज 4 आ गई है, मैक्स प्राइस 8000 आ गया है, मिन प्राइस 150 आ चुका है, फिर एवरेज प्राइस इज 1770, हमारे पास 1769.99 समथिंग आ रहा है। ठीक है,
टोटल इन्वेंट्री हमारी आ रही है 3300 की, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है. So this is basically known as aggregation, right? I have summarized the whole table of products in just one singular row and trying to understand what's happening, right? तो यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, ये जो 1770 हमने वहां तो राउंड ऑफ कर दिया, हम यहाँ राउंड ऑफ नहीं किए ना. तो हम चीजों को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे भी, और कैसे करते हैं. तो लेट सपोज ये जो एवरेज प्राइस है ये हमने डिराइव कर लिया ऑलरेडी, विच इज दिस. नाउ ऑन टॉप ऑफ इट आई कैन अप्लाई अनदर फंक्शन एज वेल. हाउ डू आई अप्लाई दैट? अगर मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है विद इन 2 डेसिमल पॉइंट्स लेट्स से, so what I'll do, I'll write round, I'll open a bracket, right, and I'll take this value average price like that, I'll put a comma, I'll specify till how many digits I want to round it, like I need only till 2 decimal points, बाकी सारी चीजें राउंड ऑफ हो जानी चाहिए, right. So मैंने यहाँ पे 2 decimal points लगाया and I have enclosed it again this in this circular parenthesis. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. नाउ लेट्स सी. तो एवरेज प्राइस हमारा हो गया है 1770, ठीक है. तो ये मैंने अभी अभी किया क्या, मैंने एवरेज प्राइस, ये एक फंक्शन है ऑलरेडी, उसके ऊपर मैंने एक और फंक्शन लिख दिया, राइट, राउंड करके, उसको राउंड करने के लिए. सो व्हाट, व्हेन यू राइट फंक्शन विद इन अ फंक्शन, राइट, देन दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, ठीक है. सो नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, जब आप एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन करते हो, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन करते हो, यू कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस इन फंक्शंस इन फंक्शंस इन फंक्शंस, राइट. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं इसका. सपोज आई हैव कस्टमर्स का डेटा, ठीक है. तो अब इस टेबल में क्या है, लेट्स सपोज आई नीड फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड विद फर्स्ट नेम आई नीड फुल नेम, बट द फुल नेम शुड बी इन कैप्स, ठीक है. तो मैं कैसे करूंगा, फर्स्ट नेम हमारे पास है, ठीक है. अभी मेरे को फुल नेम भी चाहिए साथ में, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्वियसली कॉन्कैट करूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम. और हमने देखा था कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे दोनों नेम जुड़े हुए से आएंगे, तो इसके लिए मेरे को एक स्पेस भी डालनी पड़ेगी बीच में. तो ये मैंने स्पेस डाल दिया है. अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास फर्स्ट नेम के साथ फुल नेम तो आ गया है, बट अगर मेरे को सब कुछ कैपिटल में चाहिए था तो मैं क्या कर सकता हूं, देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट. या तो मैं इस पूरे कॉन्कैट को अपर में एनक्लोज कर दूं लाइक दिस, इफ आई डू दिस तो मेरे पास फुल नेम आ गया है अपर केसेस में, राइट. अदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि मैं अंदर वाले फंक्शन, अंदर वाले कॉलम को भी अपर में कन्वर्ट कर सकता था लाइक दिस. ये मैंने इसको अपर में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने इसको अपर में भी कन्वर्ट कर दिया, राइट. इफ आई डू दिस then also I'm getting the same output, right. So basically what I'm doing is I'm first converting it in upper and then I'm applying concat, or I'm applying concat and then I'm converting into upper. Both will work in my case and both are nested functions, right. Suppose apart from this I also want to know the name of the length of the full name, right. If that is the case, what I'll do, I'll take this part of it, इसको ले लेता हूं मैं ऐसा का ऐसा, ठीक है. अब इसको मैं वापस अगर मेरे को नेस्टेड फंक्शंस के थ्रू निकालना हो तो मैं एक लेंथ फंक्शन लगा दूंगा यहाँ पे और इसको एनक्लोज कर दूंगा इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है. एंड नाउ आई कैन से इट लेंथ ऑफ फुल नेम, ठीक है. इफ आई डू दिस, सो यू कैन सी जॉन का पूरा नाम है जॉन डो, राइट. पर इसमें हम देख सकते हैं कि जॉन डो एक्चुअली सिर्फ 7 लेटर्स हैं, राइट. बट आ कितना रहा है, 8. तो यहाँ पे क्या क्यों आ रहा है 8, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, इसको भी एक काउंट कर रहा है. तो ये जो हमने लेंथ अभी अभी डिराइव की है, हम उसमें से एक माइनस कर देते हैं ताकि हमारी सारी स्पेसेस माइनस हो जाए, राइट. देन एग्जीक्यूट इट. सो नाउ आई एम गेटिंग द राइट लेंथ ऑफ ऑल द फुल नेम्स एज वेल. एंड हाउ एम आई डिराइविंग इट, बाय यूजिंग नेस्टेड फंक्शंस. तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शंस लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. दिस इज हाउ यू राइट इट. सो आई होप नेस्टेड फंक्शंस इज क्लियर, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
ई कॉमर्स डेटाबेस आपके सबके पास होना चाहिए. So aggregate function to count all the records in the customer database, we can use the following query, which is given here as select count star from customers. ठीक है. So let's check this. हमने अभी अभी सीख लिया था कि कैसे निकालना है, बट ये तो हमें कुछ अलग ही तरीका बता रहे हैं, राइट? सो अगर मैं कस्टमर्स देखूं तो हमारे पास कुछ 15 कस्टमर्स हैं. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे काउंट स्टार लिखता हूं, ठीक है. सो व्हाट इज काउंट स्टार? बेसिकली count star is used for calculating the number of rows we have in the table. ठीक है. only the number of rows. तो इस केस में अगर मैं ये count star लिख दूं और देखूं तो हमारे पास टोटल 15 रोज है कस्टमर्स टेबल में. ठीक है. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. अब अगर मेरे को निकालना है कि हमारे पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं, तो वो भी इससे निकल पा रहा है क्योंकि कस्टमर्स टेबल में हर एक कस्टमर यूनिकली एक रो में आइडेंटिफाइड है. इस टेबल में डुप्लीकेट्स नहीं है, राइट? अगर इस टेबल में कोई भी एक या दो तीन रोज अगर डुप्लीकेट होती, राइट, तो उस केस में काउंट स्टार क्या हो जाता हमारा? लेट सपोज यहाँ पे 15 कस्टमर्स तो हैं, पर 5 कस्टमर्स की डुप्लीकेट एंट्रीज हो रखी है, तो उस केस में हमारे पास टोटल रोज हो जाएंगी 20. तो हमारा जो काउंट स्टार निकलेगा वो एक्चुअली निकलेगा 20. पर क्या हमारे पास उतने कस्टमर्स हैं? नहीं. हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं? सिर्फ 15. तो यहाँ पे जो काउंट स्टार है ना, you should not actually use it to identify the number of customers. What you should always instead use is basically count distinct customer ID. Why? Because एक तो customer ID हर customer के लिए यूनिक बनने वाली है, और अगर यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ भी तो आई एम ऑलरेडी फिल्टरिंग दैट बाय यूजिंग डिस्टिंक्ट, राइट? तो काउंट distinct customer ID will truly and always give you the total number of customers rather than using count star, because that can be misleading if your table has duplicates, right? So दोनों इस केस में तो हमारे पास दोनों के आउटपुट सेम है क्योंकि हमारे पास कोई डुप्लीकेट्स थे ही नहीं इस टेबल में. ठीक है. बट यू शुड ऑलवेज कीप योर चेक्स व्हेन यू आर बेसिकली वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज डेटा का कुछ भरोसा नहीं है यार. कहीं भी कुछ भी डुप्लीकेट्स आ गया तो तुम्हारा तो नंबर गलत आ जाएगा. ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. So also John is asking what is the youngest and the oldest age of our employees. So how do you get it? Basically just by select min age as youngest, min max age as oldest from employees. उसके पास कोई और टेबल होगी employees जिसमें से वो निकाल पा रहे हैं. हमने min और max ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है. So John is asking, do we have any other aggregate functions in SQL other than count, max and min? So yes, we do have. There are so many functions here, as you can see. There is count, then there is count star. So count basically counts the total number of values in a particular column. अच्छा, by the way, यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, right, कि हमने count distinct customer ID किया तो ये आ रहा है. ठीक है. बट यहाँ पे एक्चुअली हमें पता नहीं चल रहा है. मैं काम करता हूँ यहाँ पे कैटेगरीज पे करते हैं हम ये चीज. ठीक है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ. अब सपोज मेरे को कैटेगरीज काउंट करनी है. ठीक है. तो अब क्या करूंगा मैं? अगर मैं काउंट स्टार करूंगा तो मेरे को तो टोटल नंबर ऑफ रोज मिलने वाली है, राइट, विच इज 15. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं काउंट स्टार के अलावा काउंट कैटेगरी कर दूं, ठीक है, काउंट स्टार भी रख लेते हैं, काउंट कैटेगरी भी कर देता हूं मैं. ठीक है. एंड काउंट डिस्टिंक्ट कैटेगरी कर देते हैं. ठीक है. तो इसको हम लिख देते. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. ठीक है. सो काउंट स्टार विल गिव मी नंबर ऑफ रोज विच आर 15 इन दिस टेबल. काउंट कैटेगरी में वो क्या देगा और काउंट डिस्टिंक्ट कैटेगरी में वो क्या देगा? काउंट कैटेगरी में को देगा 15 एज एन आंसर. क्यों देगा? क्योंकि हमारी कैटेगरी कॉलम में 15 वैल्यूज हैं. ठीक है. अगर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट होता जिसकी कैटेगरी नल होती तो उस केस में हमारे टोटल काउंट हो जाते 14. अगर 15 में से 5 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी डिफाइंड नहीं होती तो हमारी टोटल काउंट ऑफ कैटेगरी हो जाती 10. ठीक है. सो बेसिकली इफ आई जस्ट राइट काउंट कैटेगरी, इट विल ओनली काउंट द वैल्यूज वेयर कैटेगरी इज देयर. इफ कैटेगरी इज नल इट विल नॉट काउंट इट. ठीक है. तो नल काउंट नहीं होते हैं, उस केस में हमारे पास कैटेगरीज इधर भी 15 ही आ जाएगी, पर काउंट डिस्टिंक्ट कैटेगरी विल गिव मी यूनिक. सो बेसिकली इफ आई जस्ट रन दिस, यू विल सी
काउंट स्टार में 15 आ गई, काउंट कैटेगरी में भी 15 आ गई, बिकॉज एवरी कैटेगरी इज देयर, देयर इज नो रो वेयर कैटेगरी इज नल, एंड काउंट डिस्टिंक्ट कैटेगरी में हमारे पास आ गया है 4. ठीक है, सो दैट्स व्हाई if you ever want to count anything at a unique level, don't forget to apply distinct. Okay, don't get confused that if you write count category it will give you, right, it will give you a wrong answer. ठीक है, so चलो, with that being said, let's go ahead. so हमारे पास ये सारे functions हैं. ठीक है, if I look at it, we have count star, which is number of rows. count will give you the value of column if it's a non null value, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, min हमने देख लिया, max हमने देख लिया, sum हमने देख लिया, average हमने देख लिया. then there is standard deviation if you want to find out the standard deviation of a particular column. then there is group concat. group concat भी हम देख सकते हैं क्या होता है, वो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ क्या होता है. suppose I want the list of all the products in just one row. ठीक है, so I'll do group concat of product name. ठीक है, from products. if I do this, right, तो क्या आएगा मेरे पास, बेसिकली मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे. स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, सब कुछ एक साथ एक रो में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में आ जाएगा. पर इसका ऐसे कोई यूज तो आ नहीं रहा है, ऐसे देख के इंसान करेगा भी क्या. तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें, बेसिकली ये तब काम आता है जब अपने को लिस्ट चाहिए प्रोडक्ट्स की पर कैटेगरी. तो अगर मैं यहाँ पे, जो कि हम आगे सीखेंगे, अभी आप इसके ऊपर मत सोचो. ठीक है, जस्ट लुक एट इट. ठीक है, इफ आई यूज दिस, तो आप देख सकते हैं थोड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि भाई एक्सेसरीज में हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में आ चुके हैं. कि हमारे पास एक्सेसरीज में बैकपैक है, वॉचेस है, सनग्लासेस है, क्लोथिंग में ड्रेस शर्ट है, जीन्स है, विंटर कोट है, लाइक दैट, राइट. सो दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप कॉनकैट. सो नाउ वी हैव वेरिएंस निकालने के लिए फॉर पॉपुलेशन. देन वी हैव वेरिएंस निकालना इफ यू वांट टू basically calculate the sample variance of a sample, right. and then we have standard deviation for population and standard deviation for sample. and इससे भी ज्यादा और भी बहुत सारे functions होते हैं. basically it depends upon the use case, you can always see them in the documentation, but जो सबसे ज्यादा काम आते हैं वो तो यही 5 है, max, min, average, sum, count, all these things. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. so John is now saying I want to know the average price of our product. ठीक है, ठीक है. so how do you calculate the average price, हमने already कर लिया था already calculate. so this is how you calculate it. so how do you calculate the average price, this is how you calculate it. select average price from products. ठीक है, functions हमने देख लिए हैं already, but now he wants the average to be calculated only up to 2 decimal points. ये भी हमने देख लिया. हमारे पास प्राइस वैसे भी बहुत गंदी आ रही थी, तो हमने उसको राउंड कर दिया था towards 2 decimal points, and this is what we have done already, right. we have used nested functions in it. ठीक है, so what is a nested function, हमने डिस्कस कर लिया. a nested function in SQL refers to a function which is within another function, right, within another function, providing a way to perform complex operation by combining multiple functions in a query. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन था, उसके अंदर हमने कुछ कॉलम और कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे. जैसे कॉनकैट हमने किया था, कॉनकैट ये हमारा कॉनकैट वाला फंक्शन हो गया. ठीक है, और उसको फिर हमने अपर में कन्वर्ट कर दिया. या फिर ये हमारा एवरेज फंक्शन हो गया, उसको फिर हमने उसके ऊपर राउंड फंक्शन लगा दिया यूजिंग 2 डेसिमल पॉइंट्स. तो आप जैसे कोई वैल्यू पास करते हो, राइट, तो वो हो जाती है आपकी आर्ग्यूमेंट, और अगर आप कोई कॉलम नेम पास करते हो तो वो हो जाता है आपका कॉल. ठीक है, so this is how nested functions are. so there is this brain buster which is coming. do you know how to compute the square root of the average price of products? yes, let's check. तो हमारे पास क्या है, select average price from products. if I do this I'll get the average price. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट के लिए वी हैव अ फंक्शन SQRT. ठीक है, इसको मैं इसमें एनक्लोज कर देता हूँ. ठीक है, so now if I run this it will basically tell me the square root of that particular price, which is 42.07 and whatever, right. I can also round it to 2 decimal points so that it looks a little better, right. तो यहाँ पे मैं इसको भी enclose कर देता हूँ. so now you can see I have used average price. first this gets executed, first it calculates the average price, then it calculates the square root of it, and then it rounds it off to 2 decimal places, right. so this is what we are getting as this square root price, which is 42.07. cool, हमने कर दिया calculate.
सो दिस इज द आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इन्होंने राउंड नहीं लगाया, हमने थोड़ा और अच्छा डिस्प्ले करने के लिए राउंड भी लगा दिया। So now John is asking to increase, so John's e-commerce company is increasing investment in product promotions to drive growth, focusing on activities like promoting top selling products and targeting regions with high customer concentrations. As usual, his team approached you and asked if it is possible to count the number of customers in a customer table. हमने already count कर चुके हैं customers को, right? How do we count? Basically count distinct, so see here they have already mentioned, right? This is how you should count the total number of customers which are basically there in your database by using count distinct customer ID and not count star, right? Count star can mislead, ठीक है? This is the right way of doing it, ठीक है? Cool है. So now John is asking, I want to justify the regions where the number of customer is very high. तो अब तक जो हम सीख रहे थे उसमें हमने एग्रीगेट करना सीखा, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कंडेंस इट इनटू जस्ट वन वैल्यू, राइट? जैसे हम ये निकाल सक रहे थे कि टोटल काउंट, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, टोटल कैटेगरीज कितनी है, क्या मैक्स चल रहा है, क्या मिन चल रहा है। बट अगर हमें एक लेवल नीचे जाके देखना हो, मतलब अगर हमें इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो किसी लेवल पे, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, सपोज मैं इसी पे देख लेता हूं। अगर मैं बात करूं कि भाई हमारे पास टोटल 15 प्रोडक्ट्स हैं, और अगर जॉन मुझे बोल दे कि भाई टोटल 15 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये बता दो कि भाई पर कैटेगरी कितने प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इन 15 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अक्रॉस कैटेगरीज, ठीक है? इसको पूछने के कई तरीके हैं। या तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई कैटेगरी लेवल पे बता दो कितने प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ये ऐसे पूछा जा सकता है कि ठीक है हमारे पास 15 प्रोडक्ट्स है, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कैटेगरीज, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, व्हाट आर दे एक्चुअली आस्किंग इन दैट वे? बेसिकली मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले इसको कैटेगरीज लेवल पे सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक्सेसरीज में 3, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ अराउंड 7 है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है? तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? तो ये जो कैटेगरीज है मैं इनको कुछ कलर दे देता हूँ यार। इसको मैं लेट सपोज ब्लू दे देता हूँ, इसको मैं कुछ और दे देता हूँ, इसको मैं ऑरेंज दे देता हूँ, ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं कुछ ग्रीन दे देता हूँ, और फुटवेयर को लेट सपोज ग्रे दे देता हूँ, ठीक है? So what I can see is basically I have 4 categories and all of them have that many number of products, ठीक है? So what they are asking is distribution of these products, right? So I'm first going to get total number of categories I have by using unique, ठीक है? I'll write total products here. तो हमारे पास कैटेगरीज में है 3, हमारे पास क्लोथिंग में भी है 3, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास है 7, और यहाँ पे हमारे पास है 2, ठीक है? सो सपोज ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज अ क्वेश्चन, सो दिस इज द आंसर बेसिकली, राइट? इसको हम थोड़ा सा अच्छा दिखा देते हैं, ठीक है? तो ये आंसर हमें चाहिए, तो ये आंसर कैसे आएगा? बेसिकली अगर मुझे यही चीज एसक्यूएल में करनी होती, तो एसक्यूएल क्या करेगा, अगर मैं ग्रुपिंग, इनको क्या बोलते हैं, ये सारे सेम दिख रहे हैं, राइट? क्लोथिंग क्लोथिंग एक, ये सब ग्रुप्स बन चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ग्रुप बन चुके हैं। एक्सेसरीज का अपना ग्रुप बन चुका है, क्लोथिंग का अपना ग्रुप बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना ग्रुप बन चुका है, और फुटवेयर का अपना ग्रुप बन चुका है। तो अगर मैं इसको ग्रुप बोल दूं तो दिस इज ग्रुप 1, this is group 2, this is group 3, and this is group 4, ठीक है? तो ये जो ग्रुप्स बनते हैं, अगर हम एसक्यूएल में देखें, अगर मेरे को ग्रुपिंग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो एसक्यूएल क्या करता है, वो इन ग्रुप्स को सेपरेट आउट कर देता है। ऐसे मैं इनको यहाँ पे कॉपी कर देता हूं। अब ये क्या करेगा, इन ग्रुप्स को ऐसे सेपरेट आउट कर देगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है?
ये से मेरे ग्रुप सेपरेट हो गए। अब वो क्या करेगा, इनको कंबाइन करके इनकी एग्रीगेटेड वैल्यूज निकालेगा। जैसे एक्सेसरीज में हमारे पास आ गया है 3, काउंट करना है जैसे अपने को। क्लोथिंग में आ गया है हमारे पास 3, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया है हमारे पास 7, और फुटवेयर में आ गया है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये उसने ग्रुपिंग कर दी। अब ये इन सबको एक साथ कंबाइन कर देगा ऐसा। सो दिस इज द इंटरनल वर्किंग हाउ एसक्यूएल लुक्स एट इट। ठीक है, और यहाँ पे वो लिख देगा कैटेगरी, और यहाँ पे लिख देगा टोटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसको हम बेसिकली एसक्यूएल में एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। ओके, तो यहाँ पे व्हेन वी वर राइटिंग काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमें बस एक चीज डालनी है कि हमें किस कॉलम के बेसिस पे उसको एग्रीगेट करना है। सो आई नीड टू एग्रीगेट इट बेसिस कैटेगरी कॉलम, एंड आई ऑल्सो नीड टू मेंशन ग्रुप बाय कैटेगरी। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। दिस इज द क्लॉज ऑफ यूजिंग ग्रुप बाय। हमने क्या किया, हमने एक कॉलम जिसके बेसिस पे हमें इन वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने उससे पहले लिख दिया, और उसको ग्रुप बाय के साथ वापस लिख दिया। सो व्हाट विल हैपन, let's execute this. So you can see I am getting category as well as count of distinct product IDs. मैं इसका नाम लिख देता हूँ as total products and then I'll execute it again. So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेसरीज में 3 आ गए हैं, क्लोथिंग में 3 आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 आ गए हैं, फुटवेयर में 2 आ गए हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आवर 15 प्रोडक्ट्स इनटू दीज कैटेगरीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे खाली कैटेगरीज नहीं, यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉलम्स आप ला सकते हो, और n नंबर ऑफ कॉलम्स आपको फिर यहाँ ग्रुप बाय में भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कल को आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई मुझे कैटेगरी सब कैटेगरी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो आप कैटेगरी भी इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ सब कैटेगरी जैसा कुछ होता भी तो आप ये भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या देता आपको, आपको हर एक कैटेगरी के हर एक सब कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं वो पता चल जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ आपको ग्रुप्स बनाने हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नॉर्मली एग्रीगेशन फंक्शंस वोंट बी एबल टू प्रोवाइड यू द डेटा एग्रीगेटेड, जो हमने अभी भी देखा। वी नीड सम मींस टू फाइंड, we need some means by which we can group the customers by their city and then perform count on this, right? So for these kind of tasks where you need to group by, the group by function comes as a savior. So group by function in an SQL clause is used for aggregation data as per different segments. So आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलम था उसमें जैसे ये सारी हमारी कैटेगरीज थी, राइट, वो सबसे एक ग्रुप बन चुके थे और ऐसे इंडिविजुअली वो रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, राइट। So group by in SQL clause is grouping rows with similar values in one or more columns into summary, dividing the entire table into individual sub tables as per the category। जो हमने भी देखा था, जो ये individual sub tables हमने बनाई है यहाँ पे, वैसे ही ग्रुप बाय जब आप यूज करते हो तो SQL पीछे इस पूरी टेबल को इंडिविजुअल सब टेबल्स में ब्रेक डाउन कर देता है और उनको इंडिविजुअली एग्रीगेट करके कंबाइन कर देता है। ठीक है, दैट्स हाउ ग्रुप बाय क्लॉज वर्क्स। So this enable performing aggregations like count, sum, average on each group, allowing you to perform calculations or retrieve information for each group। ठीक है, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे एक चीज और करनी हो, सपोज मैंने यहाँ पे इसी फंक्शन में सब कैटेगरी हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने टोटल प्रोडक्ट्स तो ले आए, हम ये भी निकाल सकते हैं कि हर कैटेगरी में मैक्सिमम क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, फॉर दैट आई विल राइट दिस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये निकालूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सेसरीज है जिसमें 3 प्रोडक्ट है उसमें मैक्सिमम जो प्राइस चल रहा है वो 8000 चल रहा है। क्लोथिंग में 3 प्रोडक्ट्स है जिसका मैक्सिमम प्राइस 2250 चल रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में 2000 चल रहा है, और फुटवेयर में हमारा सबसे महंगा फुटवेयर जो है वो 1500 का है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट।
आप नंबर ऑफ एग्रीगेट्स भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ा सकते हैं, सो यू डोंट हैव एनी लिमिट टू इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द काउंट ऑफ कस्टमर्स इन ईच सिटी। तो कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पे कस्टमर की टेबल देख लेते हैं भाई, ईच सिटी निकालनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 15 कस्टमर्स हैं, हमें सिटी लेवल पे काउंट ऑफ कस्टमर्स निकालना है। पहले तो हम काउंट कैसे निकालते हैं, काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी से हम काउंट निकालते हैं एज टोटल कस्टमर्स। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास 15 काउंट आ रहा है। अगर मेरे को सिटी लेवल पे ब्रेक डाउन करना है तो मैं क्या करूंगा, सिटी कॉमा, मैंने काउंट से पहले सिटी लिख दिया है, और अगर मैंने ये लिख दिया है तो मुझे उसको ग्रुप बाय में भी डालना पड़ेगा, ठीक है, ग्रुप बाय सिटी, ठीक है। इफ आई रन दिस आई कैन सी दैट देयर आर ऑलमोस्ट 15 cities and each city has one customer, ठीक है। सो ये कुछ खास इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है, व्हाट इट सेज इज बेसिकली यू हैव टोटल 1 कस्टमर पर सिटी, राइट। तो हमारे पास इसके अलावा वहां पे स्टेट भी था, राइट। सो हम इसको स्टेट पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। सो इफ आई जस्ट कंबाइन इट ओवर स्टेट, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं सीए कैलिफोर्निया में दिख रहे हैं और टेक्सास में दिख रहे हैं, बाकी सारे जितने भी स्टेट्स है वहां पे एक एक कस्टमर्स हैं। सो दिस गिव मी सम इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन, राइट, कि पर सिटी से ज्यादा पर स्टेट में हमें पता चल रहा है कि भाई हमें कैलिफोर्निया और टेक्सास में हमने बहुत बढ़ा लिए हैं। either we should focus on cities if you want to basically expand in some other cities, or we should concentrate on those cities based on whatever the business requirement is, right. So this is how basically you can do the grouping at a state or city level, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने city level पे किया है, हमने दोनों देख लिया। The finance team needs a list of high spending customers for extra discount. We need to calculate the total spend of each customer based on their orders. तो हम देख लेते हैं यार हमारे पास टोटल स्पेंड कैसे निकालना है। तो हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल तो है ही। तो ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास क्या है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और टोटल अमाउंट। तो हमारे पास ऑर्डर आईडी के साथ कस्टमर आईडी भी है और टोटल अमाउंट भी है। इफ आई नीड टू फाइंड आउट द टोटल स्पेंड्स ऑफ ईच कस्टमर, सो हाउ विल आई डू इट, आई विल डू इट एट अ कस्टमर लेवल ग्रुप। मेरे को कस्टमर लेवल पे जानना है इसलिए मैं कस्टमर के ग्रुप्स बनाऊंगा, एंड आई एम गोना ऐड ऑल द टोटल अमाउंट्स व्हिच दे हैव स्पेंट टिल नाउ, राइट। और फिर मेरे को इसको ग्रुप बाय कस्टमर आईडी भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं कस्टमर लेवल पे एग्रीगेट कर रहा हूँ। बाय द वे इफ यू स्किप दिस स्टेटमेंट एंड इफ यू ट्राई टू रन दिस इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है। एरर क्या बोल रहा है, इन इन द एग्रीगेटेड क्वेरी विद इन विदाउट ग्रुप बाय। सो बेसिकली आपने एक ऐसी क्वेरी लिखी है जहां पे आपने एग्रीगेटेड फंक्शन के साथ एक कॉलम तो डिक्लेयर किया है पर आपने ग्रुप बाय क्लॉज डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए वो आपको एरर दे देगा। तो जब भी आप एग्रीगेटेड फंक्शन से पहले कोई कॉलम डिक्लेयर करते हैं तो आपको ग्रुप बाय लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू इंटरप्रेट कि हाँ ठीक है आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, पर आपने फिर ग्रुप बाय नहीं लिखा तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो कस्टमर 13 है और 3 है, दे आर स्पेंडिंग अराउंड 24,000, 15,800, 9,300। तो ये मेरे को टोटल स्पेंड्स पता चल गए कस्टमर लेवल पे। टोटल स्पेंड्स तो मैंने चलो निकाल लिए, मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि इन्होंने मैक्स कितना स्पेंड किया था एक ऑर्डर के अंदर अंदर, राइट। एक ही ऑर्डर पे उन्होंने कितना स्पेंड किया था, सबसे हाईएस्ट प्राइस्ड ऑर्डर क्या था उनका। तो इफ आई जस्ट सी इट बेसिकली बेसिस ऑन टोटल, तो 13 कस्टमर ने 24,000 की शॉपिंग किया और उसने यार एक ही ऑर्डर में 24,000 खर्च किए हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आप देख सकते हो, जो तीसरा कस्टमर है जिसकी कस्टमर आईडी 3 है, उसने 15,800 रुपीज स्पेंड किए हैं, जिसमें से उसने 15,300 मैक्सिमम स्पेंड किए हैं, मतलब बाकी 500 रुपए का उसने कुछ और कभी और खरीदा होगा। सिमिलरली जो सेकंड कस्टमर है उसने टोटल 9,300 रुपीज की शॉपिंग की है, बट उसने मैक्सिमम 4,500 रुपीज की शॉपिंग की। सो दिस गिव्स यू अ क्लियर आइडिया कि किसी ने एक ही ऑर्डर में सब कुछ स्पेंड कर दिया है या फिर किसी ने 2-3 ऑर्डर्स मिला के इतना स्पेंड किया है, राइट। ऐसे सब चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ठीक है, इनको ऐसे चाहिए, इनको हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स निकालने ताकि वो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सके, ठीक है। सो द क्वेरी फर्स्टली ग्रुप्स द डेटा, तो इन्होंने ये क्वेरी यूज की है उसके लिए जो हमने अभी अभी देखी, राइट। कस्टमर लेवल पे टोटल अमाउंट निकालना है ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। So what they are doing, first grouping the data by customer ID, okay,
and then finds the total amount spent by each customer here, right? And group by customer ID is mandatory. जब आप किसी भी एग्रीगेटेड फंक्शन के आगे एक कॉलम लिख रहे हो तो ग्रुप बाय अगर आप भूल गए तो आपको मिलेगा एक एरर, ठीक है? So John, I want to identify the number of orders which are already delivered and which are still in process. ठीक है? So now in order to meet the requirement, the development team has added a new attribute to our orders data status representing if the order is delivered or just confirmed. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ चुका है. ये कोड एक्चुअली अगर आप रन करेंगे तो आपके जो ऑर्डर्स टेबल है उसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा विच इज स्टेटस, एंड वो स्टेटस में 2-3 वैल्यूज होंगी जैसे डिलीवर्ड और कंफर्म्ड. तो मैंने वो कोड ऑलरेडी रन कर दिया है, इसलिए अगर आप देखेंगे कि आपके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स में जो कॉलम्स आ रहे हैं उसमें स्टेटस गायब होगा. आपको वो कोड आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वो कोड आप अपने एसक्यूएल माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे रन करिए और रन करोगे तो आपके ऑर्डर्स टेबल में ये कॉलम अपने आप क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मेरे में ये कॉलम क्रिएट हो चुका है. सो लेट्स सी व्हाट वाज द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन ये था कि जॉन वांट्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑर्डर्स व्हिच आर ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड व्हिच आर स्टिल इन प्रोसेस. कैसे करेंगे हम? हमारे पास ये डेटा है तो हमें काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज निकालनी है, राइट? काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी. ठीक है, पर हमें ये किस पे निकालना है? स्टेटस वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. तो स्टेटस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई राइट स्टेटस फ्रॉम ग्रुप बाय स्टेटस. तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूंगा तो ये स्टेटस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारे ऑर्डर्स को. इफ आई डू दैट आई कैन सी आई हैव टोटल. अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको टोटल ऑर्डर्स लिख देता हूँ फॉर सैनिटी. ठीक है, so now I can see basis status I have total orders. जैसे नल जो स्टेटस है वहां पे 8 आ गए हैं, कंफर्म्ड में 2 और डिलीवर्ड में 5. ठीक है, बट यार ये किसी को जब मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मैं उसको ऐसे थोड़ी दूंगा कि भाई नल कोई स्टेटस होता है, राइट? सो अगर मुझे ऐसे वैल्यूज को रिप्लेस करना हो किसी मीनिंगफुल वैल्यू से, सो वी हैव अनदर फंक्शन फॉर इट एंड दैट इज नॉन एज कोलेस. ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ भी देख सकते हैं. ठीक है, इनका आउटपुट आ चुका है ऐसा ही कुछ. ऑर्डर स्टेटस आ चुका है, स्टेटस काउंट आ चुका है, राइट? हमने भी वो निकाल लिया है, हमने टोटल ऑर्डर्स निकाल लिए हैं जो उस स्टेटस में फॉल करते हैं. पर यहाँ पे इनके पास भी नल आ चुका है. सो दे आर डिस्कसिंग कि इफ देयर आर नल वैल्यूज इन द आउटपुट बट बिकॉज ऑल द ऑर्डर डू नॉट हैव द स्टेटस and this kind of output will not be understandable by all the folks. Therefore we need to learn a way to tackle this as the data needs to be representable. तो ये data representable नहीं है, so how can we replace this null with something meaningful like not specified, not applicable? कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, right? So for that we have this function called coalesce. Coalesce is a clause in SQL used for handling null values in the data. तो यहाँ पे अगर मैं coalesce यूज करना चाहूँ तो मैं कैसे यूज करूंगा? मुझे पता है कि ये एक नल वैल्यू थ्रो कर रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पे सीधा कोलेस लिख देता हूँ और मैं इसको एनक्लोज कर देता हूँ सर्कुलर पैरेंथेसिस में सिंस इट्स अ फंक्शन. और इसके बाद आई नीड टू डिक्लेयर व्हाट आई नीड टू रिप्लेस द नल वैल्यूज विद. आई नीड टू रिप्लेस इट विद लेट्स से नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, या फिर स्टेटस नॉट स्पेसिफाइड लिख देता हूँ, दैट मेक्स मोर सेंस. ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो यहाँ पे मेरे को इसका नाम वापस स्टेटस लिख देना चाहिए. सो दैट इफ आई रन दिस you can see my null just got replaced with status not specified, right? So how do you use coalesce function? You need to write the name coalesce, start opening a circular parenthesis, write the column name for which you want to use the coalesce function, and then write the value which you want to replace with the nulls, right? I mean you want to replace the nulls with this value, right? So you need to specify that value here, and then basically also mention this in single inverted commas, right? And then close it and rename it, and then that's it. That's how you use coalesce function. So now the data is kind of representable, right? Status आ गया, confirm, delivered और not specified. ठीक है यार, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि कैसे करना है ये चीज. Now John is saying I want to find out the number of payments received for each payment method on each date, right? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं हमारे पास कितने टेबल्स थे. एक्चुअली हमारे पास कस्टमर्स है, ऑर्डर आइटम्स है, ऑर्डर्स है, पेमेंट भी है, राइट? तो यहाँ पे मैं एक पेमेंट देखता हूँ.
टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स, पेमेंट्स नहीं है पेमेंट ही है, ठीक है। सो हमारे पास पेमेंट आईडी है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट डेट है, पेमेंट अमाउंट और पेमेंट मेथड है, ठीक है। ही वांट्स टू नो द नंबर ऑफ पेमेंट्स एट अ पेमेंट डेट एंड पेमेंट मेथड लेवल, राइट। तो अगर मैं खाली नंबर ऑफ पेमेंट्स देखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, काउंट पेमेंट आईडी करूंगा, डिस्टिंक्ट पेमेंट आईडी, वो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट ही होगी इस टेबल में, बट स्टिल फॉर माय सेफ्टी आई ऑलवेज यूज दिस, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ 15 ही पेमेंट हुए हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि 15 ही ऑर्डर्स थे। तो नाउ इफ आई वांट टू सी हाउ दिस 15 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पेमेंट मेथड्स, आई एम गोना राइट पेमेंट मेथड count distinct payment ID, and since I have declared a column here, so I also have to declare it in group by, तो मैंने यहाँ पे group by में declare कर दिया, and let's execute. So now you can see the total 15 payments are distributed in this way, COD में 3, क्रेडिट कार्ड में 3, डेबिट कार्ड में 2, जीपे में 4 और पेपैल में 3, ठीक है। बट एक्चुअली जॉन चाहता है कि हम उसको पेमेंट मेथड के साथ पेमेंट डेट वाइज भी ये चीज दे दे, ठीक है। वाई? बिकॉज ही वांट्स टू सी कि डे ऑन डे कौन सा पेमेंट मेथड ज्यादा ग्रो किया, राइट। क्या हम ज्यादा सीओडी, हमारा सीओडी ग्रो किया, या हमारा जीपे ग्रो किया, या हमारा पेपैल ग्रो किया। उस बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन से पेमेंट मेथड्स को वो फर्स्ट दिखाए कस्टमर्स को, राइट। वट एवर हिज बेसिकली कॉल बेसिस दिस इनसाइट विल बी, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये पेमेंट डेट पे भी डिपेंड कैसे करता है, हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पेमेंट डेट्स, ठीक है। तो पेमेंट डेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 18, 19, 20, यहाँ पे 20 में हमारे 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं, यहाँ पे 23 में हमारे 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं। सो बेसिकली ये 4 ट्रांजेक्शन अलग अलग पेमेंट मेथड से भी हो सकते हैं, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट मेथड डाल देते हैं, पेमेंट मेथड, ठीक है। if I'll just keep it here and if I'll not keep it in the group by clause, then what will happen, let's check, it will give me an error as usual, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम्स पे हम बोल रहे हैं कि एग्रीगेट कर दो, बट हम उसको बोल रहे हैं भाई ग्रुप तो सिर्फ एक ही कॉलम को करना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हमें दोनों कॉलम्स लिखने ही पड़ेंगे यहाँ पे। if I write this and if I'll execute, now you can see what's happening, right? so 18 तारीख को सिर्फ एक पेमेंट हुआ था फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिर सीधा 19 तारीख को एक पेमेंट हुआ था बाय यूजिंग पेपैल। 20 तारीख को दो पेमेंट्स हुए थे, एक हुआ था डेबिट कार्ड से एक पेमेंट और एक हुआ था जीपे से, 2 पेमेंट मेथड यूज हुए थे, बेसिकली 3 ट्रांजेक्शन हुए थे 20th को, जो हमने देखा भी था। और एक तो हमने देखा था कौन सा 23rd, राइट, उसमें 4 ट्रांजेक्शन हुए थे, यहाँ पे भी मेरे को 4 ही दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हर एक पेमेंट मेथड से एक एक ट्रांजेक्शन हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट। अब आप इसको प्लॉट कर सकते हैं कि भाई डे ऑन डे हमारे कौन सा पेमेंट मेथड है जो बढ़ रहा है, कौन सा पेमेंट मेथड है जो घट रहा है, एंड बेसिस दैट यू कैन टेक योर बिजनेस कॉल्स, राइट। कूल। सो वी हैव सीन हाउ टू गेट इट एट अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, कैसे बढ़ा सकते हो आप, राइट। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, राइट। सो क्रिएट नंबर ऑफ पेमेंट जो हमने देख लिया, पेमेंट डेट और पेमेंट मेथड का हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया और टोटल पेमेंट्स हमने निकाल लिए। कैसे निकाले, पेमेंट डेट, पेमेंट मेथड, काउंट पेमेंट आईडी एज नंबर ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम ग्रुप बाय पेमेंट डेट एंड पेमेंट मेथड। ऑर्डर बाय तो वैसे चलता है, लगाओ नहीं लगाओ डिपेंडिंग अपॉन इफ यू वांट टू गिव इट, बट इंपॉर्टेंट ये था कि हमने क्या यूज किया है, पेमेंट मेथड और पेमेंट डेट यूज किया और दोनों को ग्रुप बाय कॉलम में डिक्लेयर किया है, ठीक है। Now what is John asking? John is asking, I want to identify the customers who spend more than 5,000 on a single order, and if single order have multiple orders greater than, if a customer have multiple orders greater than 5,000, then show the order with maximum amount. For this, provide a list of customers who have made a single order greater than 5,000. How do you provide this list? सिंगल ऑर्डर ग्रेटर देन 5,000, तो ये तो हमें ऑर्डर्स टेबल में ही मिलेगा। तो इफ आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, so I'll get these details, right, where I have amount and also the customer ID, ठीक है। तो मुझे जानना है कि कस्टमर आईडी का मैक्सिमम टोटल अमाउंट कितना रहा है, टू चेक कि उसने एक ही ऑर्डर में ज्यादा से ज्यादा कितना स्पेंड किया है, राइट। सो इफ आई डू दैट, आई नीड टू राइट ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, राइट। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, आई कैन सी फर्स्ट ने मैक्सिमम 999 स्पेंड किया है, सेकंड कस्टमर ने 4500 स्पेंड किया है, लाइक ऑल दिस, राइट।
तो हमारी कंडीशन ये थी कि वी वांट टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स हु हैव स्पेंट मैक्सिमम of 5,000 on a single order, and I mean basically more than 5,000 on a single order, right? तो अब अगर अपने को यहाँ पे कंडीशन तो मिल गई है कि भाई सारे कस्टमर्स का मैक्स निकल गया है, बट वी वांट टू ओनली फिल्टर फॉर दोज कस्टमर्स हु हैव created max order, who have created a maximum total amount of more than 5,000, right? तो अब हमें इस चीज पे फिल्टर आउट करना है मैक्स टोटल अमाउंट पे। तो मैं कैसे करूंगा? क्या मैं इसको सीधा मैक्स टोटल अमाउंट को यहाँ पे लिख दूंगा कि group by this where max total amount is greater than 5,000? Will that work? Let's try. So ये मेरे को एक एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि सिंटैक्स एरर आया है यहाँ। क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय के बाद आप वेयर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, वेयर आपको ग्रुप बाय से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, फेयर इनफ। हम इसको एक काम करते हैं, ग्रुप बाय को से पहले डिक्लेयर कर देते हैं, निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, विल दिस वर्क? इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। व्हाई? क्योंकि इनवैलिड यूज ऑफ इन ग्रुप फंक्शन एक एरर आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो वेयर क्लॉज है ना, उसका एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ कॉलम में दी गई वैल्यूज को ही फिल्टर करता है। और ये क्या है? ये एक एग्रीगेट है, ये कोई कॉलम में ये कहीं, ये अपनी टेबल में ये वैल्यू कहीं प्रेजेंट तो नहीं है, ये हमने खुद बनाई है, ये हमने एग्रीगेट करके बनाई है। तो जब आपको एग्रीगेट लेवल पे फिल्टर मारना हो तो आप वेयर यूज नहीं कर सकते, तो आपको यूज करना पड़ता है एक नया क्लॉज विच इज कॉल्ड हैविंग। ठीक है, तो और वो कब आता है? वो आपको डिक्लेयर करना होता है आफ्टर ग्रुप बाय, क्योंकि ये आपने क्या किया है, ग्रुप करने के बाद आपके एग्रीगेट्स फॉर्म हुए हैं, राइट? तो ये बेसिकली लॉजिकली भी ग्रुप बाय के बाद ही आना चाहिए। So now using having in this and using having with max total amount greater than 5,000, if I'll execute this, now you can see I have a filtered data, right? पहले हमारे पास 12 कस्टमर्स थे, अब हमारे पास सिर्फ 5 या जो भी 15 कस्टमर्स थे, अब हमारे पास सिर्फ 5 कस्टमर्स है, and all of them have spent more than 5,000 on a single order, right? तो what we have done, हमने पहले सारे कस्टमर्स निकाले, सारे 15 के 15 कस्टमर्स जो भी है, और फिर हमने उस पे फिल्टर मार दिया कि भाई इनका मैक्स टोटल अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 5,000। सो दिस इज द आउटपुट। सो दिस इज हैविंग क्लॉज। इट इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द एग्रीगेट्स if we want, right? So having clause in SQL is used to filter data after it has been grouped by group by clause. It allows you to apply conditions on aggregated results such as sum, average and counts. ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये किसी भी एक कॉलम की जो, लेट्स सपोज दिस इज आवर टेबल। नाउ सबसे पहले टेबल हमारा स्प्लिट हो जाता है अलग अलग ग्रुप्स में, ए के ग्रुप में, बी के ग्रुप में, सी के ग्रुप में, और इनका एवरेज निकलता है, तो हमारे पास कंबाइन होके एक एवरेज आ जाता है, जैसे ए बी सी का टोटल एवरेज ऑफ दिस कॉलम इज 15, 35 एंड 55। अब अगर हमें फिल्टर आउट करना है कि इस कॉलम पे, जो कि एक एग्रीगेटेड कॉलम है जो कि एवरेज करके निकला है, तो हमें इसको हैविंग से फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ना कि वेयर से। अगर आप वेयर से फिल्टर आउट करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एग्रीगेटेड वैल्यू है। सो हैविंग क्लॉज वर्सेस वेयर क्लॉज में आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। पर्पस क्या है? वेयर क्लॉज इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द रोज बिफोर एनी एग्रीगेशन ऑकर्स, पर जो हैविंग क्लॉज है वो एग्रीगेशन के बाद फिल्टर करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल रोज पे काम करता है, ये सिर्फ ग्रुप डेटा पे काम करता है। ठीक है, एप्लीकेबल अप्लाइज टू कॉलम्स इन द टेबल एंड दिस अप्लाइज टू एग्रीगेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, ये हमेशा ग्रुप बाय से पहले एग्जीक्यूट होता है वेयर क्लॉज, और हैविंग क्लॉज हम हमेशा ग्रुप बाय के बाद लिखते हैं और होता भी उसके बाद ही एग्जीक्यूट है। ठीक है, तो ये कभी भी एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज नहीं हो सकता, ये सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज हो सकता है। ऐसे एफिशिएंसी में बेसिकली दिस फिल्टर्स द डेटा अर्लियर, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये पहले ही फिल्टर आउट कर देता है, आगे हम कुछ प्रोसेस करने वाले होते हैं। ये थोड़ा एफिशिएंट कम है क्योंकि वो पहले फिल्टर आउट नहीं करता, राइट? सो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स ऑल द डिफरेंस ऑफ वेयर एंड हैविंग। ठीक है, so let's try to come up with a logic in the order to get the requirement. First we'll get the customer ID, then हम लोग order total निकालेंगे, and then हम customer ID के बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे। ठीक है, और फिर हमने कर दिया बेसिकली ये काम ऑलरेडी। सो बेसिकली कस्टमर आईडी मैक्स टोटल अमाउंट एज मैक्स टोटल अमाउंट, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी वेयर मैक्स टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 5,000, राइट, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। ये हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसा होता है। सबसे पहले वो फ्रॉम देखता है आपके पूरी क्वेरी में, then it looks for a where filter, then a group by filter, then a having filter, and then when you are done with the having, then only it actually selects the data, right?
So that's how it actually goes, and then it orders it by whatever you want to, and then after this it comes limit, right, in the execution. ठीक है, चलो एक ब्रेन बस्टर आ चुका है, एंड इट सेज ग्रुप ऑर्डर्स बाय ऑर्डर डेट एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फॉर ईच डेट. ठीक है, ग्रुप ऑर्डर्स बाय ऑर्डर डेट एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट बाय ईच डेट. तो हम ये कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. पहले एक टेबल चेक कर लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट है, टोटल अमाउंट भी है. तो हमें क्या करना था? ग्रुप बाय ऑर्डर डेट एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फॉर ईच डेट. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पे हमें लिखना है ऑर्डर डेट सम ऑफ टोटल अमाउंट एज टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स. ग्रुप बाय में हमें लिखना पड़ेगा ऑर्डर डेट, राइट. तो ये हमने लिख दिया. सो नाउ आई हैव ऑर्डर डेट एंड टोटल अमाउंट. क्लियर? लेट्स चेक द सॉल्यूशन. So they have also done the same thing. Order date sum of total amounts as total order amount from orders group by order date. Easy. Next brainbuster is we aim to identify the products that have been ordered multiple times in the exact same quantity across different orders. Determine the frequency of these occurrences. तो हमें frequency निकालनी है. We aim to identify the products that have been ordered multiple times. ये हमें कहाँ मिलेगा? प्रोडक्ट भी मिले और ऑर्डर भी मिल जाए कि कौन से ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली ऑर्डर हुआ है. तो हमारे ऑर्डर आइटम्स टेबल में तो ऑर्डर्स में तो नहीं मिला हमें. ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है, टोटल, पर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. तो हमें कोई और टेबल देखनी पड़ेगी. पेमेंट्स में तो नहीं हो सकता, प्रोडक्ट्स में तो सिर्फ प्रोडक्ट का कैटलॉग है. तो ये ऑर्डर आइटम्स टेबल देख लेते हैं. ऑर्डर आइटम्स नहीं है इसका नाम, अच्छा ऑर्डर्स लिख दिया मैंने. तो ऑर्डर आइटम्स टेबल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आइटम आईडी है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी भी है, एंड क्वांटिटी है और प्राइस है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी लेवल पे, ऑर्डर आईडी लेवल पे इंफॉर्मेशन तो पड़ी है, और क्वांटिटी भी हर प्रोडक्ट की दे रखी है कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 4 क्वांटिटी बिकी थी, दूसरे ऑर्डर में इस प्रोडक्ट की 3 क्वांटिटी बिकी थी. तो हमें पूछा क्या जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट हैज बीन ऑर्डर्ड मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी. मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है क्या जो 4 बार, 2-3 बार बाय हो चुका है? दैट मीन्स क्या हमारा टेडी बेयर 2 बार खरीदा गया है, और ऐसे कितने ऑर्डर्स है जिसमें वो एग्जैक्टली 2 बार ही खरीदा गया है, ये पूछा गया है. ठीक है, तो अगर वो हमें निकालना हो तो हमारे ग्रुप्स क्या बनेंगे? हमारे ग्रुप्स बनेंगे क्वांटिटी और प्रोडक्ट के, राइट. तो सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को हर प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी लेवल पे देखना है कि भाई टोटल कितने ऑर्डर्स हुए हैं, राइट. एक प्रोडक्ट किसी एक ऑर्डर में कितनी बार खरीदा गया है, और अगर कितनी बार खरीदा गया है तो ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं, राइट. तो कैसे निकालेंगे? काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम, इसको मैं लिख देता हूं एज टोटल ऑर्डर्स. ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स नाम है ना इसका. ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी. ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. क्या बोल रहा है ये? एक एरर दे दिया है इसने, क्वांटिटी लिख दिया मैंने. अच्छा ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर, राइट, एट अ प्रोडक्ट लेवल, क्वांटिटी लेवल, टोटल ऑर्डर्स आई एम गेटिंग. दैट मीन्स प्रोडक्ट 1 was purchased of 2 quantity only once. ठीक है, प्रोडक्ट 2 भी 3 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 2 was purchased but that has been purchased only once. ठीक है, तो ऐसा बेसिकली दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. यहाँ पे ऐसे कोई प्रोडक्ट क्वांटिटी का कोई ऐसा रिपीटेड ऑर्डर है ही नहीं जहाँ पे लोगों ने एक प्रोडक्ट तीन क्वांटिटी में एक ही प्रोडक्ट एक ही ऑर्डर में या मल्टीपल ऑर्डर्स में खरीदा हो, राइट. तो सबके एक ही ऑर्डर बन रहे हैं, बट दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. लेट्स चेक द सोल्यूशन. So it says select product ID, quantity, frequency
as from order items group by product ID and quantity. Obviously count star will also work, बट हम तो यही देखेंगे ना कि भाई टोटल कितने ऑर्डर्स, हमें भी तो वही देखना था, इसलिए मैंने काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी लगा दिया. दैट आल्सो वर्क्स. Now that we have covered what is aggregate functions, what are aggregates, what is a group by clause, what is a having clause, right? So let's try to solve a question on this, which is on your screen right now. It says, find the average weight of medal winning student judo players of each team with a minimum age of 20 and maximum age of 30. It is often discussed that players are in their 20s and 30s too. Output the team along with the average player's weight and then order the results by average player's weight. Okay, got it. So SQL table is given in front of us, which is named as Olympics Athletes Events. ठीक है? So let's just write what we want. We need medal winning judo players. Okay, between age 20 and 30. Right? What else? We need it by group by team, right? Because it's asking me to give it team wise. Output the team along with the average player's weight. Okay. Now let's check out what is there in the table. Select star from, I'll just copy this one from here. Okay, so we have name, sex, age, height, weight, NOC, everything is there. And then we have medal as well. We have sports as well, and this sports has different sports like judo, what is this, maybe snowball, swimming, athletics. Okay, so first things first, I need to apply a condition of sports equals to judo, because we need only those players who have won a medal in judo. Second, I can see there are medals like gold, bronze, silver, etc. Have they mentioned anything about which medal in the question? Find the average weight of medal. They haven't mentioned anything about which kind of medal, right? So I think there should be a filter where medal is not null. In case if this table has any of the players who haven't won any medal, right? So this will take care of them. Output the team along. So I know that I need to group this by team. Okay, having the minimum age of 20 and maximum age of 30. So I can also filter this out on max age should be less than or equal to 30 and min of age should be greater than or equal to 20. We have this age column here, right? So we need that the age should be between 20 and 30, right? So it should be less than 30 and greater than 20. Cool. What we now need is team and average of weight. Okay. What else are they asking for? If I remove this, okay, they are also saying order the results by average player weight. So what I'll do, order by, I'll just take this here and I'll name this as average player weight. Okay. So let's see what is the output sample. We need team and we need average player weight. So now we have team and we have derived average player weight by taking the average of the weight, but we only need it for medal winning judo players, right? So we have kept the condition where sports equal to judo so that this gets covered, where medal is not null, so that we know that whatever we are selecting is basically medal winning candidate, and the maximum age should not exceed 30 and minimum age should not basically be less than 20, right? And then we have ordered the result by average weight. So let's check and run what we get from this. We are getting an error. So what the error says is unknown column team in field list. So we don't have team in the field list. Let's check why is it coming. If I remove this part and if I check, we have team already in the column. Okay, let's run it again. Yes, why? Because we haven't mentioned the table name. So let's mention the table name. The table name is Olympics Athletes Events, right? So we have selected team, average weight,
from Olympics athletes events where sports equals to judo and medal is not null. Group by team having average weight, average ages and order by average weight. Let's run this. Cool. Now we are getting team B, team F, team I and team O with their average player weight. Right? So let's try to submit this. Oh, now it's right. Right? So that's how we solved it. Okay, so what is up next? How can we retrieve customer details like customer name, etc. from the customers who made the order for each order along with order details given the customer information is stored in the customer, right? So अभी तक हम जो सीख रहे हैं उसमें लेट्स से ऑर्डर्स में तो हमारे पास कस्टमर आईडी है, बट अगर मैं आपको बोल दूं कि यार मुझे कस्टमर नेम और टोटल ऑर्डर्स चाहिए तो आप निकाल नहीं सकते इस पॉइंट पे. व्हाई? बिकॉज ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर नेम तो है नहीं क्योंकि वो तो कस्टमर्स टेबल में है. तो जब हमें दो अलग अलग टेबल्स के साथ इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे कंबाइन करनी हो, सो फॉर दैट वी एक्चुअली नीड टू यूज जॉइंस विच विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, we'll cover joins like inner joins, left joins, right joins and outer joins and about self joins and many other joins, and all of this will be covered in the next lecture. So see you then. Bye bye.